90% स्टूडेंट काव्य शास्त्र के प्रश्नों को गलत करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके लिए बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी एग्जाम से प्रश्न यहाँ पर उठाए गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे और आप बाद में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न हैं जो सही हो रहे हैं। चलते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर। अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और वीडियो को हाइप भी कर देना। कमेंट ज़रूर करके बताना क्लास कैसी लग रही है। पहला क्वेश्चन है, काव्य शोभाकरा अंध धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ये किसकी उक्ति है? तो यहाँ पर हमारा ये सही आंसर क्या हो जाएगा? दंडी, भामा, रुद्रट या फिर भरत मुनि। तो पहले का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दंडी। कि काव्य शोभा करा, बस थोड़ा बहुत आप कीवर्ड्स पकड़ लीजिए। काव्य शोभा करा, शोभा करा ये किसकी है? तो ये दंडी की उक्ति है। मैंने बहुत सारे आपको 3-4 क्लासेस है जो काव्य शास्त्र की करवा दी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो उनको ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन सीधे आपको वन लाइनर रूप में याद हो जाएँगे। लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या है? तो लक्षण ग्रंथ क्या होता है? क्या नायिका भेद, काव्यांग विवेचन, रस निष्पत्ति या फिर गुण दोष? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा काव्यांग विवेचन। लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? काव्यांग विवेचन होता है। नेक्स्ट है, अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है? अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता आचार्य कौन है? तो सही आंसर क्या होगा हमारा? आचार्य शंकुक। शंकुक हैं अनुमितिवाद से संबंधित। और अभिनव गुप्त की बात करें तो ये अभिव्यक्तिवाद से संबंधित हैं। अभिव्यक्तिवाद। इन दोनों में बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। आनंदवर्धन आप जानते हैं ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और भरत मुनि नाट्य शास्त्र यानी कि रस संप्रदाय के। इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? मैंने आपको डिटेल वाली जो वीडियो थी उसमें भी कराया था कि रस सूत्र के 4 व्याख्याकारों के नाम आते हैं और इन चारों में किसका नाम शामिल नहीं है? शंकुक, भट्टलोलट, वामन या फिर अभिनव गुप्त। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, वामन का नाम नहीं आता है। अगर वामन को हम हटा दें तो यहाँ पर भट्ट नायक का नाम आता है, जो कि हमारे रस सूत्र के व्याख्याकारों में शामिल है। आगे, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये किसका ग्रंथ है? रिचर्ड्स, मैथ्यू अर्नाल्ड, लेकॉच या फिर क्रोचे। तो यहाँ पर हमारा 5 में सही आंसर क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल्स किसकी बुक है? आई ए रिचर्ड्स की। प्रिंसिपल आई ए रिचर्ड्स है। आगे है, निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो नाम लिखा हो भरत मुनि, आप जानते हैं दूसरी शताब्दी में ये मौजूद थे। दूसरी शताब्दी में मौजूद थे, तो यहाँ पर इनके बाद में किसका आएगा? दूसरी शताब्दी के बाद भामा। भामा आप जानते हैं ये 6वीं शताब्दी में मौजूद थे। भामा दोनों में दे रखा है, ए और सी दोनों के अंदर। और इसके बाद किसका नाम आता है? विश्वनाथ तो आप जानते हैं 14वीं शताब्दी में मौजूद थे और अभिनव गुप्त इनसे पहले थे। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अभिनव गुप्त की बात करें तो अभिनव गुप्त का जो समय है वो 10वीं-11वीं शताब्दी आता है और विश्वनाथ का आता है 14वीं शताब्दी और भामा का आता है 6वीं शताब्दी। आगे, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? भरत मुनि के अनुसार काव्य में भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 10। आपने गुणों की जो संख्या वो कितनी मानी है? 10 मानी है, याद रखना है। आगे है, समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? समालोचना दर्श के, आज हमारा टेस्ट चल रहा है एमसीक्यू का, क्योंकि पहले मैं डिटेल्ड कंटेंट आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो इसलिए यहाँ पर हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधा प्रश्नों को हल करने का प्रयास है। समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ दास रत्नाकर। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है? वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है? तो सही आंसर हमारा क्या होगा? वक्रोक्ति संप्रदाय किससे संबंधित है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि वक्रोक्ति संप्रदाय है किसका। तो ये किसका है? कुंतक का है वक्रोक्ति संप्रदाय। और इसके विरोधी आचार्यों में कौन शामिल है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। आगे, कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया है? कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा का विभाजन किया है राजशेखर ने। ठीक है, राजशेखर हमारा सही आंसर हो जाएगा। काव्य के हेतु 3 माने गए हैं। काव्य हेतु इन्होंने कितने माने हैं? 3 माने हैं। 3 माने जाते हैं काव्य हेतु, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो राजशेखर है इन्होंने 2 माना है। 2 प्रतिभा के 2 भेद माने हैं, कार्यत्री और भावयत्री। आगे, भाषा और समाज के लेखक कौन है? भाषा और समाज के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा।
आगे काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या होगा? काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है? परिश्रम, शब्द ज्ञान, लोक ज्ञान या प्रगाढ़ पांडित्य। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शब्द ज्ञान। आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, अच्छे से देख लेना क्योंकि यहीं से प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। वेद अगदा भंगी बनी थी किसका सूत्र है? वेद अगदा भंगी बनी थी सूत्र किसका है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा जो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है कुंतक साहब, इन्होंने दिया है। रस गंगाधर में पंडितराज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? रस गंगाधर नामक जो ग्रंथ है किसका है? पंडितराज जगन्नाथ का है, जिनका जो समय 17वीं शताब्दी है, सबसे अंतिम में यही माने जाते हैं। और वो किस बादशाह की इन्होंने प्रशंसा की है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा शाहजहां की। ये शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया था। आगे काव्य अलंकार नामक किसकी रचना है? काव्य अलंकार किसकी रचना है? तो काव्य अलंकार भामा की रचना है, जो कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, 6वीं शताब्दी में जिनका नाम आता है। आगे नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? नाटक को पंचम वेद कहने वाले कौन है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? भरत मुनि हो जाएगा। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ है, नाट्य शास्त्र, इसको पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। आगे है काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन है? काव्य अलंकार नामक जो ग्रंथ है वो भामा का है। काव्य अलंकार संग्रह, संग्रह अगर जोड़ दिया जाए तो इसके रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर हमारा 17 में सही आंसर क्या हो जाएगा? उद्भट हो जाएगा। उद्भट का है ये ग्रंथ। आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? आचार्य कुंतक, आचार्य कुंतक किसके हैं? वक्रोक्ति संप्रदाय के हैं। औचित्य की बात करें तो ये क्षेमेंद्र का संप्रदाय है। औचित्य किसका है? क्षेमेंद्र का संप्रदाय है। ध्वनि आनंदवर्धन का है, और जबकि रीति रीति वामन का है। एकांकी में अनविति अथवा संकलन त्रिय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? एकांकी में अनविति अथवा संकलन त्रिय के अंतर्गत काल स्थान के साथ में, काल होता है, स्थान होता है, और इसके साथ साथ कौन सा तीसरा यहाँ पर जो है शब्द प्रयोग किया जाता है? तो 19 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। काल, स्थान और कार्य। इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है? अनुभाव का एक भेद कौन-सा है? अनुभाव के 4 भेद होते हैं, है ना? अनुभाव का इनमें से कौन-सा एक भेद है? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आहार्य हो जाएगा, ठीक है? आहार्य हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेरित होता है, वहाँ पर कौन-सी शब्द शक्ति होती है? जहाँ पर मूल अर्थ निकलता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, लेकिन जहाँ पर मूल अर्थ नहीं निकलता बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, वहाँ पर कौन-सी शब्द शक्ति होती है? तो 21 में हमारा सही आंसर हो जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति, जो कि तृतीय शब्द शक्ति के रूप में जानी जाती है। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी है? काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले देने वाले कौन है? तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन। नेक्स्ट है रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा भट्ट नायक का है। भुक्तिवाद किसका है? भट्ट नायक का है। उत्पत्तिवाद किसका है? भट्ट लोलट जी का है। संकुक, संकुक किसके हैं? संकुक का कौन सा है? अनुमितिवाद है, और अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है? स्वर भंग होना यानी कि जब किसी किसी को कभी कभी हमें देख के डर के मारे हमारी जो बोलती बंद हो जाती है, तो उसे कहते हैं स्वर भंग, है ना? स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सात्विक। पसीना आना, बोलती बंद हो जाना, आंसू निकल जाना, ठीक है? डर से हाथ पैर कांपना, ये हमारे सात्विक अनुभाव के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार है? श्रृंखला मूलक अलंकार कौन सा है? कारण वाला, कारण माला, एकावली, माला दीपक या फिर काव्यलिंग। तो यहाँ पर हमारा 25 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रृंखला मूलक अलंकार हमारा कौन सा नहीं है? इसमें नहीं आएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर नहीं आ जाएगा। तो काव्य लिंग हमारा आंसर सही हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है? कारण माला, एकावली और माला दीपक ये श्रृंखला मूलक अलंकार में से संबंधित है, ठीक है? आगे इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? तो साधारणीकरण की व्याख्या किस हिंदी आलोचक ने की है? नगेंद्र नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद या फिर नामवर सिंह। तो 26 में हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। श्लेष अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? श्लेष अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 2। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा श्लेष, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो यहाँ पर हमारा सही क्या होगा? श्लेष, विप्सा,
उपमा या फिर वक्रोक्ति। तो राइट आंसर हमारा कौन-सा हो जाएगा? शब्द अलंकार हमारा उपमा है, शब्द अलंकारों में नहीं आता है, ठीक है? उपमा शब्द अलंकारों में शामिल नहीं है, जबकि श्लेष, वीपसा, वक्रोक्ति और इसके अलावा यमक भी आता है इसमें, ठीक है? यमक अलंकार भी और अनुप्रास अलंकार आता है, जो कि शब्द अलंकार में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन है जो आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? आचार्य विश्वनाथ का कौन-सा कथन नहीं है? रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है, इस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। तो विश्वनाथ का कथन कौन-सा नहीं है? 29 में हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, इसे अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है, ये विश्वनाथ ने नहीं कहा है। ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? ध्वन्यालोक किसका है? आनंदवर्धन का ग्रंथ है और आनंदवर्धन जिस शताब्दी में रहे होंगे उसी में ये ग्रंथ लिखा गया होगा। तो यहाँ पर हमारा 30 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9वीं शताब्दी से संबंधित है। आगे है इनमें से कौन-सा विचारक है जो कि मार्क्सवादी है? मार्क्सवादी यानी कि प्रगतिवादी है। लियो लामेथल, जॉर्ज ल्यूकोच, जॉक देरिडा, हिप्पोलिट तेन। यहाँ पर हमारा 31 में राइट आंसर कौन-सा हो जाएगा? जॉर्ज ल्यूकोच हो जाएगा। जॉर्ज ल्यूकोच किससे संबंधित है? मार्क्सवाद से संबंधित है। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये सभी पुस्तकें मैं आपको करा चुकी हूँ। पाश्चात्य काव्य शास्त्र की जो हमने कंटेंट की क्लास करी थी उसमें सब कर चुके हो आप, है ना? नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, पिछली वाली भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ पर हमारा 32 में सही आंसर कौन-सा हो जाएगा? सी हो जाएगा 1817 ईस्वी में। बायोग्राफिया लिटरेरिया ये पुस्तक है किसकी? तो ये कोलरिज की है। ये कोलरिज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और 1817 ईस्वी में लिखी गई थी। निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन-सी है? डॉक्टर जॉनसन की कृति इनमें से कौन-सी है? रैम्बलर, साइंस एंड पोएट्री, इल्यूजन एंड रियलिटी या एस्थेटिक? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा रैम्बलर। रैम्बलर किसकी है? डॉक्टर जॉनसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगर हम बाकी पुस्तकों की यहाँ पर बात करूँ तो साइंस एंड पोएट्री किसकी है? तो ये रिचर्ड्स की पुस्तक है। रिचर्ड्स के द्वारा लिखी गई है। इल्यूजन एंड रियलिटी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कार्डवेल के द्वारा लिखी गई है। कार्डवेल के द्वारा लिखी गई है और एस्थेटिक जो पुस्तक है ये क्रोचे ने लिखी है, जो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन-सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? नई आलोचना से संबंधित कौन-सा समीक्षक नहीं है? स्पिन गार्डनर, रोला बार्थ, क्लिंट ब्रुक्स, जॉन क्रो रैनसम। तो यहाँ पर हमारा 34 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोला बर्थ ये नई आलोचना से संबंधित नहीं है। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन-सा है? महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित कौन-सा है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अनुमानवाद। अनुमानवाद से संबंधित है जबकि जो महिम भट्ट है उन्होंने जो ध्वनि संप्रदाय है उसके विरोध में खड़े थे ये, है ना? इन्होंने अनुमानवाद का प्रवर्तन किया था। आगे है चंपू के 2 वेद कौन से होते हैं? चंपू काव्य आप जानते हैं जो गद्य और पद्य मिश्रित काव्य होते हैं उन्हें चंपू काव्य कहा जाता है और इसके 2 वेद कौन से होते हैं चंपू के? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी विरुद्ध और करम्भक। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है भामा, कुंतल, विश्वनाथ या फिर शुक्ल जी। तो यहाँ पर हमारा 37 में राइट आंसर हो जाएगा आचार्य शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेपथु कैसा अनुभाव है? वेपथु कैसा किस प्रकार का अनुभाव है वेपथु? तो राइट आंसर हमारा कैसा क्या हो जाएगा? सात्विक हो जाएगा, ठीक है? वेपथु किस प्रकार का है? सात्विक है। अनुभाव के अगर हम वेदों की बात करें तो 4 होते हैं और मुख्य रूप से पूछ लिया जाए तो 2 होते हैं, कायिक और सात्विक। ठीक है? वेपतु हमारा किस किस प्रकार का होता है? सात्विक अनुभाव होता है। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया था? काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का जो शुभारंभ है, ये किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा वामन। वामन के द्वारा किया गया है। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है? रस को केवल नाट्य तक सीमित रखने का सबसे पहले विरोध किसने किया है? विरोध किया है किसने? भामा, रुद्रट, आनंदवर्धन या फिर अभिनव गुप्त। तो यहाँ पर हमारा 40 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिनव गुप्त हो जाएगा। अभिनव गुप्त ने क्या किया है? इसका विरोध किया है कि ये केवल नाट्य तक ही सीमित नहीं नहीं रहना चाहिए रस। विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? साहित्य दर्पण नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? विश्वनाथ के द्वारा। और साहित्य को किसने अपने ग्रंथ के नाम में प्रयुक्त किया है? भामा, राजशेखर, रुय्यक या फिर आनंदवर्धन। तो यहाँ पर 41 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने प्रयोग किया है और उनकी पुस्तक का क्या नाम है?
तो करेक्ट आंसर है हमारा रुय्यक, रुय्यक साहब ने किया है, ठीक है? ये आपको याद रखना है, साहित्य शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया है? रुय्यक ने किया है, राज विश्वनाथ के अलावा। समास की अधिकता ओज कहलाती है, ओजस् समा भूयस्त्वम्। ये किसका कथन है? समास की जो अधिकता है वो क्या कहलाती है? ओज कहलाती है। ओज गुण जो होता है उसमें क्या होता है? समास ज्यादा मात्रा में होता है जो वीर रस का प्रतीक है ना? तो ये किसका कथन है? भरत, वामन, रुय्यक या फिर दंडी। तो 42 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया है? तो वामन ने कहा है ऐसा। किसने कहा है? समास की अधिकता ओज कहलाती है, ये वामन का कथन है। आगे काशिका क्या है? काशिका। काशिका किसे कहते हैं? पतंजलि की जो महाभाष्य है उसकी टीका को, पतंजलि कृत योग सूत्र की टीका, पाणिनि की अष्टाध्यायी की टीका या भर्तहरि कृत वाक्य पदीय की टीका। काशिका क्या है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी। पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा है उसकी टीका का नाम है काशिका। रमणीयार्थ प्रतिपादक है, शब्द है काव्यम। इसके प्रवर्तक कौन है? रमणीयार्थ। तो रमणीयार्थ से संबंधित हमारा किसका है? दंडी, जगन्नाथ, मम्मट या फिर विश्वनाथ। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? पंडित राज जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो आचार्य शंकुक का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? अनुमितिवाद है। क्या अनुमितिवाद होगा? अभिव्यंजनावाद किसका है? तो ये क्रोचे का है। उत्पत्तिवाद किसका है? बटलोलट का है। और भुक्तिवाद किसका है? तो ये भट्ट नायक का है। ये सभी जो वाद संप्रदाय हैं वो आपको याद रखने हैं, चाहे वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के हों, चाहे वो भारतीय काव्य शास्त्र के हों। वक्रोक्ति काव्य से जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, कुंतक, क्योंकि कुंतक ने ही वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। इनमें से आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? ये थोड़ा सा प्रश्न गलत है, यहाँ पर आपको क्या करना है, मतलब कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है ये बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है ना? ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा वैसे काव्य प्रकाश है जो मम्मट की रचना है, ठीक है? काव्य अलंकार किसकी है? रुद्रट के द्वारा लिखी गई है काव्य अलंकार। काव्य अलंकार सूत्र रुद्रट की है, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की है, नाट्य शास्त्र भरत मुनि की है ना? क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आगे देखिए। अलंकार संप्रदाय के रचनाकार कौन है? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, भामा है। सुख दुखात्म कोरस है कहने वाले आचार्य कौन है? सुख दुखात्म कोरस ये किसने कहा है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा रामचंद्र गुणचंद्र ने कहा है। सुख दुखात्म कोरस कहने वाले आचार्य हैं रामचंद्र गुणचंद्र। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन नहीं है? तो रस है, अलंकार है, ध्वनि है, लेकिन शैली विज्ञान नहीं इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर कर देना और बताना कमेंट में कि क्लास आपको कैसी लग रही है। सारे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा और लेवल बढ़ेगा अभी आते आते, है ना? देख लेना, पूरी क्लास जरूर देखना। आगे हमारे और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अर्थबोध कराने के संदर्भ में कौन-सा कथन इसमें से सत्य है? क्या अविद्या शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है? बिल्कुल नहीं होती, अविद्या स्वतंत्र होती है। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है? नहीं होती, अविद्या पर आश्रित होती है। जबकि अविद्या शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है? नहीं होती है, लक्षणा व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अविद्या पर आश्रित होती हैं। तो सी डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा और सही इसमें पूछा है, ठीक है? सत्य और असत्य का भी आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन सही होगा। जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगे गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टानें लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बब्बर पौरुष हुंकार उठाता, मातृभूमि की बलि वेदी पर लहू पुकार उठाता। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? तो जिनको पढ़ने से हमारे अंदर वीर रस का क्या होता है? अ, उत्पत्ति होती है, उसे ओज ओज गुण होता है उसके अंदर, ठीक है? कौन सा काव्य गुण है? ओज है। याद रखना, जो वीर रस या फिर जो लड़ाई झगड़े के लिए जो पंक्तियां आई हों। त्रितयम इदम व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्तिर अभ्यास है कथन किस आचार्य का है? भामा, रुद्रट, मम्मट या फिर जयदेव। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रियत
करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रुद्रट। ठीक है, रुद्रट का है ये। त्रितयम इदम व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्ति अभ्यासा। सट्टक क्या है? सट्टक क्या है? एक प्रकार का छंद है, युद्ध शैली है, नाटक या फिर गीत है। तो ये एक प्रकार का नाटक है जिसे सट्टक कहा जाता है। रसा अपकर्षकः दोषा, ये उक्ति किस आचार्य की है? रसा अपकर्षकः दोषा किस आचार्य की उक्ति है? तो सही आंसर होगा हमारा विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति बनीति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कहें हित होई। तो इन पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? तो ये सबसे पहले तो याद रख लेना, ये तुलसीदास जी की पंक्ति हैं। कीर्ति बनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहें हित होई। इन पंक्तियों में किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया गया है? कीर्ति की प्राप्ति, स्वांतः सुखाय, लोक मंगल या फिर अर्थ प्राप्ति। तो 56 में हमारा सही आंसर हो जाएगा लोक मंगल। लोक मंगल यानी कि समाज का कल्याण। प्रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? प्रीति नहीं है, यह है रीति। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार सूत्र, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति या फिर काव्य दर्श। तो यहाँ पर हमारा 57 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। और इसके ग्रंथ इसके इस ग्रंथ को लिखा किसने है? तो ये वामन ने लिखा है, जो कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? सबसे पहले तो आप याद रखना, वक्रोक्ति के भेद बार-बार पूछे जाते हैं। 6 भेद होते हैं वक्रोक्ति के, और 6 भेदों में कौन-सा है? कुंतक ने 6 भेद माने हैं, ठीक है? उक्ति विन्यास वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध या फिर प्रकरण वक्रता। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये उक्ति विन्यास वक्रता नहीं है, ठीक है? वर्ण विन्यास है, इसके अलावा पद पूर्वार्ध वक्रता है, प्रकरण वक्रता है, और इसके अलावा वाक्य वक्रता आता है, और पद परार्थ वक्रता आता है। पद परार्थ वक्रता आता है, ठीक है? और इसके अलावा एक और होता है प्रबंध वक्रता। प्रबंध वक्रता। आगे, चिरजीवो जोरी जुरै क्यों ना सने गंभीर, को घटिये विरस भानुजा वे हलदर के वीर। इस दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें बहुत बार अलंकार भी पूछा जाता है, और ये जो विरस भानुजा है इसमें कौन सा है? श्लेष अलंकार है, ठीक है? श्लेष अलंकार है इसके अंदर, लेकिन इसमें शब्द शक्ति यहाँ पर पूछ रहा है, तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? व्यंजना शब्द शक्ति है इसके अंदर। आगे, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि प्रयुक्त हो रही है? संयुक्त, संपृक्त, युग्मक या फिर इसमें से कोई भी नहीं? प्रसन्नता, इसमें 2 बार न का प्रयोग किया गया है, तो युग्मक ध्वनि का प्रयोग किया गया है, ठीक है? इसे क्या कहते हैं? जब एक ही वर्ण को 2 बार प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर युग्मक ध्वनि होती है। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? छल, स्मृति, पुलक या फिर रोमांच। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा छल। आचार्य देव ने 34वां संचारी भाव किसको माना है? छल को माना है, जबकि भरत मुनि ने 33 संचारी भावों को माना था। सिंधु सेज पर धरा वधु अवतनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सिंधु सेज पर धरा वधु अवतनिक संकुचित बैठी सी। राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें व्यंजना शब्द शक्ति। इसमें कौन सी है? व्यंजना शब्द शक्ति इसके अंदर। बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। इस प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? इसमें शब्द शक्ति कौन सी है? तो यहाँ पर 63 में हमारा सही आंसर क्या होगा? अभिधा, लक्षणा या व्यंजना। तो लक्षणा शब्द शक्ति है इसके अंदर। बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से। उतरे नहाए जमुन जल ज्यों शरीर सम श्याम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उतरे नहाए जमुन जल ज्यों शरीर सम श्याम। तो यहाँ पर हमारा 54 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतीप, इसमें कौन-सा है? प्रतीप अलंकार है, और प्रतीप अलंकार का अर्थ क्या अर्थ होता है? ये उपमा का उल्टा होता है, ठीक है? उपमा अलंकार का उल्टा होता है, उल्टा ही अर्थ होता है इसका। सम सुवरन सुखमाकर सुखद न थोर, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार कौन-सा है? निदर्शना, व्यतिरेक, समासोक्ति या फिर अर्थांतर अन्यास। सम सुवरन सुखमाकर सुखद न थोर, सिय अंग क सखी कोमल कनक कठोर। इसमें अलंकार आपको बताना है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार है इसके अंदर। ये व्यतिरेक अलंकार है, और व्यतिरेक अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष होता है। आगे, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई। अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, विभावना या फिर उपमा अलंकार। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेषोक्ति हो जाएगा, ठीक है? नीर भरे नित प्रति रहे,
फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है ना? नीर भर रहा है। आगे है बनन में बागन में बगरो बसंत है। पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? ये पद्माकर की पंक्तियां हैं, बनन में बागन में बगरो बसंत है। ये पंक्तियां भी बहुत बार पूछी जाती हैं। हमने पढ़ा था आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये सब मैं करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है ना तो हमारी कंटेंट विद वन लाइनर एमसीक्यू सबकी क्लासेस चल रही हैं, आप जरूर देख लिया करो बीच बीच में। टेलीग्राम पर पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान लाला जी करने लगे छठे छमा से दान। ये इस दोहे में कौन सा रस है? आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान लाला जी करन लगे छठे छमा से दान। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हास्य रस होगा, है ना? हास्य रस है इसके अंदर। आगे आचार्य भरत मुनि ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? भरत मुनि ने शांत, करुण, भयानक या फिर अद्भुत। तो भरत मुनि ने आप जानते हैं शांत रस को नहीं माना था, ठीक है? 8 रस माने हैं अपने नाट्य शास्त्र में 8 रस का प्रयोग किया है, लेकिन शांत रस को नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनहु मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके। तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? ये तुलसीदास की पंक्ति है, मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके। तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा या फिर व्यंजना। तो यहाँ पर हमारा 70 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यंजना शब्द शक्ति है इसके अंदर। मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मात मुझे सो नव मित्र साय, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। मैं जो भी नया ग्रंथ विलोकता हूँ, यानी कि नया ग्रंथ जो भी रचता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई नया मित्र मुझे मिल गया है और मैं उसे बार बार देखूं। उपर्युक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण का क्या नाम है? इसमें कौन सा काव्य गुण प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर हमारा 71 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? माधुर्य गुण है इसके अंदर, ठीक है? इसमें कौन सा है? माधुर्य गुण प्रयोग हो रहा है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या होती है 33, जो कि किसने मानी है? भरत मुनि के अनुसार 33 मानी गई है, जबकि 34वां किसने माना था? देव ने छल को माना है। आगे, जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए, तो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो। काव्य शास्त्र के अनुसार ये किसका लक्षण है? जहां शब्द अपने प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए, तो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो। काव्य शास्त्र के अनुसार ये किसका लक्षण है? रस, अलंकार, ध्वनि। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अलंकारों का लक्षण है, ठीक है? आगे, को घटी ए ब्रस भानुजा वे हलदर के वीर, इसमें कौन सी व्यंजना है? व्यंजना शब्द शक्ति अभी हमने ऊपर देखा था, है ना? घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सारे पीवाई क्यों हैं, है ना? कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं ये सभी प्रश्न। तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है, ये पूछ लिया। दूसरी बार अलग पूछ लिया कि इसमें कौन सी व्यंजना है, थोड़ा सा और डीप पूछ लिया। तो आपको व्यंजना का पता होना चाहिए, इस व्यंजना कितने प्रकार की है? तो सावधी व्यंजना और आरती व्यंजना, और इसमें आरती व्यंजना का ये उदाहरण है। ठीक है? इसमें अर्थ मुख्य रूप से क्या होता है? व्यंजक होता है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। किसका कथन है? तो भरत मुनि का कथन है ये। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, है ना? ये पंक्ति बार-बार पूछी जाती है। मैं पढ़ा चुकी हूँ पंक्तियों में। आगे, इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? नाट्य वृत्तियों में इसमें से कौन शामिल नहीं है? तो नाट्य वृत्तियों की अगर बात करें तो देखो इसमें 4 नाट्य वृत्तियाँ होती हैं, जिसमें कैसिकी, आरवटी, भारती, ठीक है? और इसके अलावा आता है सात्वती। सात्वती लेकिन सात्विक नहीं होता, सात्विक हमारा अनुभाव होता है। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? श्रृंगार रस की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? अनुकूल, दक्षिण, सट या फिर धृष्ट। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दक्षिण। कि ये श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना। कि 4 प्रकार के नायकों के नाम आते हैं और ये चारों प्रकार यही है, जिसमें से दक्षिण प्रकार है किसका? कृष्ण जी का। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? अर्थोपक्षेपक इनमें से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? उपक्षेपक की जो संख्या है ना वो मानी गई है कितनी? 5, ठीक है? 5 मानी गई है। और इनमें कौन-कौन सा होता है? प्रवेशक होता है, चूलिका होता है और इसके अलावा नियताप्ति नहीं होता। राइट आंसर तो हमारा यही हो जाएगा, विषकंभक होता है,
पहले नंबर का, दूसरा ये होता है, तीसरा विषकंभक होता है और चौथे की बात करें तो ये होता है अंकास्य। ठीक है, चौथा कौन-सा होता है? अंक्यास्य होता है और 5वां जो होता है वो होता है अंका अवतार। अंका अवतार होता है। आगे विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुभाव, संचारी भाव, विभाव या फिर स्थायी भाव। तो 79 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? विभाव हो जाएगा, ठीक है? विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। आगे कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, ये किसने कहा है? कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। ऐसा कौन कहता है? कविता को जीवन की आलोचना किसने कहा है? हमने पढ़ा था ये अपने कंटेंट में। वर्ड्सवर्थ, टेनीसन, शैली या फिर मैथ्यू अर्नाल्ड। तो यहाँ पर हमारा 80 में राइट आंसर कौन-सा हो जाएगा? मूल रूप से ये किसका है? ये मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है। ठीक है? किसने कहा है? मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है। इनमें से किनके अनुसार बेहतर अलंकार माने गए हैं? बेहतर अलंकार किसने माने हैं? रुद्रट, दंडी, भामा या फिर विश्वनाथ। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दंडी। दंडी ने कितनी संख्या मानी है? 72 मानी है और रुद्रट की बात करें तो कितनी मानी है? 73 मानी है और भामा की अगर बात करें तो भामा ने 3 अलंकार माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? अभी हमने देखा था 4 प्रकार की होती हैं वृत्तियाँ, नाट्य वृत्तियाँ जो होती है 4 प्रकार की होती हैं और भारतीय वृत्ति का जो संबंध है वो किससे है? अद्भुत से होता है, ठीक है? अद्भुत रस से इसका संबंध होता है। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वेशभूषा से। ये आपको पता होना चाहिए, अनुभाव जो 4 प्रकार के होते हैं, उनका अर्थ क्या है? ठीक है? ये आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए इसकी और वेशभूषा वेशभूषा का अर्थ ये होता है कि मान लीजिए, जैसे कि नाटक वगैरह में जो बच्चे या फिर अपने स्कूलों के स्टेज वगैरह पे बच्चे डांस वगैरह करते हैं, वो किसी और का रूप ले लेते हैं, है ना? किसी और की वेशभूषा पहन करके उसका रोल निभाते हैं, तो ये होता है आहार्य होता है, ठीक है? आहार्य होता है और कायिक में क्या होता है हम शरीर हमारा जो शरीर होता है उसके द्वारा हम अपना हाथ हिलाना, संकेत करना, किसी को बुलाना, जाना को कहना, ठीक है? ऐसी कोई क्रिया करते हैं तो कायिक अनुभव होता है। मानसिक में क्या होता है, हम मानसिक मतलब इशारों के आधार पर कुछ समझाते हैं किसी को, है ना? और आहार्य वेशभूषा के आधार पर और सात्विक हमारे जैसे कोई बोलती बंद हो जाना, पसीना आ जाना, है ना? इस तरह का होता है। अपस्मार क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अपस्मार क्या होता है? क्या एक प्रकार का उपमान है जिसमें उपमेय की हेता सिद्ध की जाती है? संचारी भाव का एक प्रकार आधुनिक रसाचर्यों द्वारा खोजा गया एक रस या फिर एक प्रकार का काव्य दोष? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा संचारी भाव का एक प्रकार होता है अपस्मार। आगे है बिंब का काम क्या है? बिंब का काम क्या है? इस काव्य को सजीव बनाना। 10 रूपकम के लेखक कौन है? 10 रूपकम के लेखक कौन है? धनिक, धनंजय, मम्मट या फिर विश्वनाथ। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन-सा हो जाएगा? 10 रूपकम के लेखक कौन है? ये हैं धनंजय। 10 रूपकम किसने लिखा है? धनंजय ने लिखा है। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? भट्टलोलट, भट्टनायक, श्री संकोक या फिर अभिनव गुप्त। ये क्वेश्चन है इस प्रकार के आप जब कर पाओगे जब आप थोड़ा कंटेंट को अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है? और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, सारा जो कंटेंट है वो पढ़ा रखा है, उसमें ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, कार्यत्री, भावित्री, भावकत्व, भोजकत्व, अलंकार, अलंकारी ये सब किसने माने हैं? इनकी सबकी कल्पना सब कुछ कंप्लीट करवा रखा है। सारी वीडियोज़ आप देख लेना टेलीग्राम चैनल पर मैंने कल ही उनके प्लेलिस्ट का लिंक भेजा था, है ना? बच्चे पूछते हैं कि मिलती नहीं है प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से जाकर के पूरा पढ़ सकते हो काव्य शास्त्र, कुछ पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भावगत और भोजपकत्व की बात करें तो ये भट्टनायक ने किया है। आगे तद दोषौ शब्दार्थौ सगुना अव अनल अलंकृति पुनः क्वापि। ये किसका काव्य लक्षण है? तद दोषौ। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन-सा हो जाएगा? मम्मट हो जाएगा, ठीक है? मम्मट हो जाएगा, मम्मट का है ये तद दोषौ। आगे भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? सारे दर्शन आपको याद होने चाहिए। कौन-सा किस दर्शन पर आधारित है? तो भट्टनायक का जो भुक्तिवाद है ये सांख्य दर्शन पर आधारित है, ठीक है? भट्टनायक का भुक्तिवाद किस पर है? सांख्य दर्शन पर आधारित है। और अगर हम बात करें मीमांसा दर्शन की तो इस पर उत्पत्तिवाद से ये संबंधित है। इससे उत्पत्तिवाद से संबंधित है और न्याय दर्शन पर कौन-सा वाद है? तो ये अनुमितिवाद, ठीक है? जो कि शंकुक का है अनुमितिवाद।
और शैव दर्शन पर कौन सा शामिल है? शैव दर्शन से कौन सा संबंधित है? तो ये अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, ठीक है? अभिव्यक्तिवाद, ये ध्यान रखना। आगे हमारा क्वेश्चन है, रसौ वै सह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने शामिल किया है? रसौ वह वै सह, इसको किस आचार्य ने शामिल किया है? तो ये किया है भाई आचार्य विश्वनाथ। यहीं पर हमारा ऑप्शन है। आगे है, अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ये किसकी उक्ति है? तो ये देव की पंक्तियां हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य ने दी है? तो ये किसने दी है? श्री शंकुक ने दी है। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की जो संकल्पना है, ये दी है, ध्यान रखना। बिंदु मैथी तुम सिंधु अनंत एक सुर में समस्त संग, एक कलिका में अखिल वसंत धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। ये सबसे पहले तो याद रखना है, ये पंत जी की पंक्तियां हैं, सुमित्रा नंदन पंत की। और इस उद्धरण में काव्य गुण कौन सा है? बिंदु में थी तुम, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इसमें सही आंसर हो जाएगा। ओज प्रसाद या गुण, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, इसमें प्रसाद गुण है, ठीक है? कौन सा है इसमें? प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, ये मान्यता किसकी है? रस की अनुभूति हमें कब प्राप्त होती है? जब हमें सीधा सीधा अर्थ समझ में आ जाता है, तभी हमें क्या होती है? अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान होती है रस की अनुभूति कराने में। तो ये किसका कथन है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा आचार्य भट्ट नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात, ये किसका कथन है? दंडी वामन कुंतक या फिर मम्मट। राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर वामन। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या फिर स्थायी भाव। आलंबन और उद्दीपन की बात करें तो ये किसके विभाव, उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले जो कार्य है वो विभाव कहलाते हैं। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव होता है? शांत, हास्य, करुण या फिर श्रृंगार। तो निर्वेद किसका होता है? ये शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, ये आपको याद रखना है। ये सारे यहाँ पर दे रखे हैं, एक बार इनको देख लीजिए। निर्वेद वैराग्य सम, ठीक है? निर्वेद वैराग्य सम शांत रस का स्थायी भाव है। रस एवं उसके स्थायी भाव इस प्रकार हैं। श्रृंगार का रति होता है, हास्य का हिरास होता है, वीर का उत्साह होता है, रौद्र का क्रोध होता है, अद्भुत का आश्चर्य होता है। इसके अलावा वीवत्स का जुगुप्सा या घृणा बोलते हैं, करुण का शोक होता है, भयानक का भय होता है, शांत का वैराग्य समनिर्वेद होता है, वात्सल्य का वत्सलता होता है और भक्ति का भगवत विषयक रति होता है। ठीक है? आगे किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है? कौन से पाश्चात्य आलोचक हैं जिन्होंने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलियट, क्रोचे, अरस्तु या फिर आई ए रिचर्ड्स। कौन से पाश्चात्य आलोचक हैं जिन्होंने हमारी मूल्यांकन संबंधी हमारी जो धारणा है उनका संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर रिचर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे आज के 98% है। आपको बताना क्लास कैसी लगी, कमेंट कर देना। और कमेंट करके आप ये भी बताइए कि आपके कितने परसेंट है जो इसमें से सही हो रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यू टेस्ट है क्योंकि इससे पहले हम कंटेंट पढ़ चुके हैं और इसके बाद हम कल से फिर आगे का जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ेंगे।